नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कांग्रेस के पोस्टर वार में फिर से एक नया पोस्टर सुर्खियों में है। चुनाव में मंदिर मंदिर घूमने के बाद अब राहुल गांधी को राम अवतार में दिखाया गया है। इस पोस्टर के जरिए भाजपा पर तंज कसते हुए संदेश देने की कोशिश की गई है कि राम मंदिर का उद्धार अब राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के मेन गेट पर लगे पोस्टर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। देखो, आपने कई अवतारों में देखा होगा, लेकिन अब राहुल गांधी एक नए अवतार में दिख रहे हैं। राहुल गांधी अब राम के अवतार में है। जी हाँ, हम अभी कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम के ठीक गेट पे है और यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो एक नया पोस्टर जारी किया गया है और इस पोस्टर में जो राहुल गांधी हैं वो राम की भूमिका में देख रहे हैं। वो राम के अवतार के रूप में यहाँ पे दिखाए गए हैं और ठीक नीचे में स्लोगन लिखा है कि वे राम नाम जपते रहें, तुम बनकर राम जियो रे। मतलब साफ है कि बीजेपी पर यह हमला है। अब बताइए कि इस राम की भूमिका में राहुल को दिखा करके क्या कहना चाह रहे हैं? राम किसी धर्म के प्रतीक नहीं है, राम मानवता के प्रतीक हैं, राम एक आदर्श के प्रतीक हैं और उस रूप में हम लोग राहुल जी को देखते हैं। हम लोगों का जो संदेश है इस पोस्टर के माध्यम से कि अभी तक एनडीए ने राम के नाम का उपयोग केवल वोट बैंक के राजनीति के लिए किया है। न तो उसे राम के आदर्शों से मतलब है, न राम मंदिर से मतलब है, न राम से मतलब है, न मानवता से मतलब है। यह सीधा संदेश है कि राम के आदर्शों पर चलकर ही राम मंदिर का निर्माण हम कर सकते हैं। कांग्रेस जो है वो सीधी सी संदेश दे रही है कि भाजपा के नीतियों के सहारे ही उसे घेरेबंदी करने की जरूरत है और यही कारण है कि राहुल को राम की भूमिका में दिखाया गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। 3 फरवरी को कांग्रेस की होने वाली रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने कई जिलों में रैली से पहले लोगों को आमंत्रित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कई नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस ने रैली में वाम दलों को भी आमंत्रित किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि इस रैली में वाम दलों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं अनंत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के मसले पर मदन मोहन झा ने बताया कि अनंत सिंह पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। न्यूनतम आमदनी की गारंटी पूरे विश्व में एक ऐसा निर्णय है जो पहले कभी नहीं लिया गया था। राहुल गांधी जी की यह घोषणा एक ऐतिहासिक घोषणा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आते ही इस काम को करेगी। 4 जगह हम लोगों ने तय किया है। जो रैली के संदर्भ में भागलपुर में हमारे सदानंद बाबू सीएलपी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, गया में अनिल शर्मा जी करेंगे, मुजफ्फरपुर में प्रेमचंद मिश्रा जी करेंगे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज सुबह निधन हो गया। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जॉर्ज फर्नांडिस काफी दिनों से बीमार थे। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर छा गई। सीएम नीतीश कुमार पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को याद कर काफी भावुक हो गए। जेडीयू ऑफिस में श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम ने जॉर्ज से जुड़े कई अनुभव साझा किए। सीएम ने कहा कि राजनीति में उनका बड़ा योगदान है। 1994 में उन्हीं के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला और आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यूं तो हर किसी को जाना निश्चित है और उनका स्वास्थ्य जिस ढंग से था वह तो एक तरह से उनके लिए मुक्ति है, लेकिन हम सब लोगों के लिए ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। अब हम लोगों का यही संकल्प होगा कि जो उनका मार्गदर्शन था और जो लोगों की हक की लड़ाई वो लड़े, हम इन चीजों को कभी नहीं भूलेंगे और उसी से प्रेरित होकर आगे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर बिहार सरकार ने 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। वहीं सीएम नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल दिल्ली में जॉर्ज फर्नांडिस का अंतिम संस्कार होगा। सीएम रघुवरदास ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि देश ने एक कर्मठ, ईमानदार और जुझारू नेता खो दिया है। सीएम ने 1974 के आंदोलन में उनके योगदान की चर्चा की। सीएम ने कहा कि जब जब लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की गई वो मुखर होकर सामने आए। सीएम ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जॉर्ज फर्नांडिस जी एक देश के सर्वमान नेता थे। उनकी अगर राजनीतिक इतिहास को देखें तो लोकतंत्र को जब भी हत्या इस देश में कोई भी करने की कोशिश की तो मुखर होकर विरोध किए। 1974 के आंदोलन में भी देखें, जेपी आंदोलन के समय भी, या फिर उस समय के तत्कालीन सरकार ने संविधान अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए संविधान में संशोधन किए हैं तो उनका भी खुलकर विरोध किए हैं। तो ऐसे नेता आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से देश को एक बहुत बड़ी क्षति है। झारखंड की समस्त जनता उस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पूर्व रक्षा मंत्री और प्रखर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। राजनीति में जॉर्ज साहब जैसा लड़ाकू व्यक्ति पैदा होना बहुत मुश्किल है। वह जिसको स्ट्रीट फाइटर कहते हैं, उस तरह के लड़ाकू आदमी थे। एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को जो प्रेरणा देता रहा और जिंदगी भर वो अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा, ऐसा व्यक्ति हम लोग के बीच में नहीं रहा है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उस महान योद्धा को अर्पित करता हूँ। सार्वजनिक जीवन और सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को एक बड़ा झटका लगा है और अत्यंत दुखद समाचार है। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम ही केवल प्रेरणा देने का काम करता था। उनके जिंदगी के साथ जो जुड़े रहे, उनके विभिन्न संग्राम जो जीवन के थे उसमें जो जुड़े रहे, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सम्मान। एक सचमुच एक युग का अंत हुआ। जॉर्ज साहब के एनडीए में जाने से पहले हम लोग तो मुरीद लोग थे। मुझे आज भी स्मरण है, पटना यूनिवर्सिटी में जब उन्हें हमने बुलाया था तो हम लोग हॉल खचाखच भरा हुआ था जॉर्ज की एक झलक पाने के लिए, जॉर्ज को सुनने के लिए। मैं उस जॉर्ज की स्मृति को रखना चाहूंगा। जॉर्ज फर्नांडिस इस देश के सामाजिक आंदोलन, खासकर समाजवादी विचारधारा और मजदूर राजनीति को उन्होंने एक दिशा देने का काम किया। वो आजन्म कांग्रेस के खिलाफ उस विचारधारा को लेकर चलते थे, लेकिन बिहार से कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, केंद्र में मंत्री भी बने और हम उन्हें एक देश का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा कांग्रेस मानती है और उनके निधन पर हम अपनी
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को सफलता के मंत्र दिए। परीक्षा पर चर्चा 2 के कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी शामिल हुए और पीएम मोदी से उन्होंने कई सवाल किए। पीएम ने यहां बच्चों को लक्ष्य साधने के लिए प्रेरित किया और कभी हताश नहीं होने की बात कही। पीएम ने सभी को टाइम मैनेजमेंट का संदेश दिया। पीएम से संवाद कर छात्र भी काफी खुश हुए। मेरा नाम हेरा आजमी है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया बिहार से हूँ। ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को सामने से देखने का मौका मिला और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। मेरा नाम नेहा सिन्हा है। मैं केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ और ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और नरेंद्र मोदी सर को लाइव देखने का मौका मिला तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं वन्ना त्रिवेदी, पीजीटी इंग्लिश फ्रॉम JNV सारण छपरा बिहार। सर, ऐसा लग रहा है कि हम किसी सेलिब्रेशन से आ रहे हैं और परीक्षा को स्ट्रेस नहीं, सेलिब्रेशन उत्सव के रूप में। तो सचमुच और उनके जो टिप्स थे, क्या कहने, उन्होंने क्या किया ना, लाइव से कोरिलेट किया। तो हम टीचर्स के लिए भी ना बहुत सारे सजेस्टिव पॉइंट्स है सर। मैं ओम प्रकाश कुमार जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से हूँ, PhD फिजिक्स। और एग्जामिनेशन को कैसे मतलब कि उसको हवा ना बनाया जाए और डर को कैसे निकाला जाए, तो मैं हर एग्ज़ाम से पहले बोर्ड पर एक छोटा सा मैं स्लोगन भी लिखता हूँ कि आओ मिलकर हम सब हम कर लें स्वागत इम्तिहान का, बड़े दिनों के बाद है आया उत्सव इम्तिहान का। मदर टेरेसा विद्यापीठ मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ। प्रधानमंत्री के भाषण को, परीक्षार्थियों को जो उन्होंने संदेश दिया, अभिभावकों को जो संदेश दिया और शिक्षक को जो संदेश दिया, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। मेरा इकबाल का नाम है, जमशेदपुर झारखंड से मैं हूँ और ख़ासकर मैं ये इवेंट्स में इसलिए आया हूँ कि यहाँ का माहौल को देखना था, किस तरह के इवेंट्स होते हैं। और एग्ज़ाम जब बच्चे देते हैं तो उसको एग्ज़ाम समझनी नहीं चाहिए, ऐसा समझना चाहिए कि बच्चे वो क्लास में जैसे पढ़ते हैं इस तरह से करना चाहिए कि उनको कोई तरह का फील ना हो। यही मेरा कहना है सर। मेरा नाम सिमरन कुमारी है। मैं केंद्रीय विद्यालय गोमो झारखंड की छात्रा हूँ। 11वीं में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं पीएम के बातों से काफ़ी इंस्पायर्ड हुई हूँ और अपने पेरेंट्स को भी देखने को कहा था मैंने टीवी पे, ताकि वो उनका भी सोच में कुछ बदलाव आए, वो लक्ष्य के प्रति बताए। फिर मतलब एग्ज़ाम में कैसे डील करना चाहिए, मार्क्स ज़रूरी नहीं होता हर बार अच्छे मार्क्स आए, हमें कुछ सीखना होता है, हमेशा पढ़ाई में अच्छा से ध्यान देना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आरोप तय हो गए हैं। पत्रकार राजदेव हत्याकांड में शहाबुद्दीन पर आरोप तय हुए हैं। शहाबुद्दीन समेत 8 पर आरोप तय हुए हैं। ADG 11 की कोर्ट में आरोप तय हुए हैं। अब शहाबुद्दीन पर ट्रायल चलेगा। अगस्त 2017 में CBI ने दाखिल की थी चार्जशीट। मई 2016 में पत्रकार की हत्या की गई थी। तो पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर आरोप तय हुए हैं और अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम रघुवरदास ने आज एक बार फिर जनता से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सीधी बात कार्यक्रम में रेडमा करमही टोला के ग्रामीणों की फरियाद सुनी। दरअसल यहां 300 घरों में पेयजल की सुविधा नहीं है। सीएम ने जल्द पीने के पानी का इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही सीधी बात कार्यक्रम में जामताड़ा से जुड़ा मामला भी सामने आया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद केंद्र के जरिए अब तक 3,18,000 शिकायतों का निपटारा किया गया है। हम लोग सर जिला आपूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें राशन कार्ड, BPL, अंत्योदय और सफ़ेद कार्ड बनाते थे, जिसमें आधार सीडिंग और सीडिंग UID का वेरिफिकेशन, उसके बाद सफ़ेद कार्ड का एंट्री किए हम लोग। जो आधार सीडिंग का काम नवंबर 2016 से अक्टूबर 2017 तक का पेमेंट नहीं मिला है। 3,18,000 शिकायतों का निष्पादन किया है और अधिकतर शिकायतकर्ता के सेटिस्फैक्शन तक निष्पादित किए गए हैं। अब ऐसे शिकायतें नहीं आ रही हैं जो कि इन जनरल वृद्धावस्था पेंशन या प्रधानमंत्री आवास से संबंधित हो। कुछ ऐसे पुराने मामले ज़रूर आ रहे हैं जो कि कई वर्षों से लंबित रहे हों, चाहे वो अनुकंपा के मामले हों या फिर कुछ ज़मीन से संबंधित हैं।
लेकिन उनका भी सर सभी विभागीय सचिवों के साथ और उनके नोडल पदाधिकारी के साथ रेगुलर इंटरेक्शन कर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो रखो, नहीं है तो रखो, मत रखो, ठीक है। योग्यता और क्षमता के आधार पर। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं 94 में ग्रेजुएट किया हूँ, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। बात कर लो, जरूरत हो तो रखे, ठीक है। एक सप्ताह पेमेंट करा दो। एक हफ्ता में पेमेंट हो जाएगा सर। चलिए, क्यों आएगा अभी तो सर रेगुलर कर दिया, पहले में क्या कुछ पीरियड का 90s का सभी पीरियड का तो वेरिफिकेशन भी होता है, इसको भी एक बार मतलब बिहार का हुआ तो बिहार से आने देता है। अगली खबर का रुख करते हैं। नवादा में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। चोरों ने एक मोबाइल दुकान में चोरी कर लाखों रुपए की संपत्ति चुरा ली। दुकानदार के अनुसार रोज की तरह वो अपनी दुकान बंद कर घर चला गया, तभी चोरों ने दुकान का शटर काट कर चोरी कर ली। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खुशबू मोबाइल, मेन रोड हिसुआ। मेरा शॉप हर एक दिन की तरह 10:15 में रात अपने घर गया बंद करके। 2:45 रात को पड़ोसी हमें सूचना दी कि तुम्हारा शटर टूटा हुआ है। मैंने दुकान खोलने के लिए आया तो केवाड़ी बंद था। फिर भाई के घर से सोचे कि निकले बाहर, तो वहाँ पर भी केवाड़ी बंद पाया। वही पड़ोसी आके फिर केवाड़ी खोलते हैं। केवाड़ी खोल के जब ने देखा 2:45 पे तो मेरा शटर। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जनरल ओटी में एनेस्थीसिया के डॉक्टर और पीजी डॉक्टर आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए आए मरीज को एनेस्थीसिया के डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया दिए जाने से इनकार किए जाने पर पीजी डॉक्टर भड़क उठे और वो हंगामा करने लगे। इसी बात को लेकर एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर सुदामा प्रसाद ने पीजी डॉक्टरों को धमकी दे डाली। आक्रोशित पीजी डॉक्टरों ने पूरे मामले से अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को अवगत कराया। उसके बाद वो बोला कि अब एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि ये केस पास नहीं है, जबकि उसी का सिग्नेचर है उस लिस्ट में, जो है सुदामा प्रसाद का ही सिग्नेचर है कि हाँ ये ऑपरेशन होगा। 8 मरीज था, जिसमें अभी 2 का ऑपरेशन हो चुका है और 6 बचा हुआ था, जिसको हम लोग 2 लेटाए हुए थे। तो आते ही के साथ आया वो अपने, अभी 11 बजे आया। 11 बजे के बाद कह रहा है कि अब कोई केस नहीं होगा, हटाइए। अभी मरीज मेरे पास वहाँ आपके साथ क्या किया उन लोगों ने? गाली गलौज किया जी। आपस में लोग बात कर रहे थे जी। उस बात करने में जो है अपना जो है अभी मामला जो है सुलझ गया है, खत्म हो गया है बात, सब काम दाम बढ़िया से स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर जांच किए, क्या मामला था? मामला क्या हुआ? मामला ऐसा था कि 7 केस था, जिसमें कुछ लॉन्ग केस था, कुछ शॉर्ट केस था, माइनर केस था, कुछ मेजर केस था। तो मेजर केसेस के लिए इन लोग एक, जिसमें लास्ट में उसका नाम था, उसको बोले कि इसको आप पहले करवा दीजिए। तो उसी के ऊपर विवाद हुआ कि वो लास्ट में है तो उसको पहले कैसे, उसी के ऊपर जो है मामला बढ़ा, लेकिन अब सलट गया है मामला, कुछ है नहीं बात। और अगली खबर झारखंड से है, जहां खूंटी और चाईबासा के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 2 नक्सली घायल हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक 10 लाख का इनामी नक्सली प्रभु सहाय बोदरा भी शामिल है। वहीं एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मौकाए वारदात से AK-47 के साथ ही कई हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। खूंटी और चाईबासा के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 2 नक्सली घायल हुए हैं। इन्हीं सारे बिंदुओं पर खूंटी एसपी आलोक कुमार से बात की है हमारे न्यूज 18 संवाददाता अरविंद ने। जिले में PLFI और पुलिस के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से डेड बॉडी को भी ले जाया जा रहा है, एक एक करके जो नक्सली मारे गए हैं। और मौके पर हमारे खूंटी एसपी मौजूद हैं, इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से अंजाम दिया गया घटना को। सर नहीं, घटना को हम लोगों ने अंजाम नहीं दिया है। हम लोगों को इस बारे में जानकारी थी कि इस इलाके में PLFI के जो उग्रवादी हैं, जो प्रतिबंधी संगठन के हैं, वो सशस्त्र रूप में यहाँ पर हैं, घटना को अंजाम देना चाहते हैं। उसी के खिलाफ अभियान चलाया गया था और उसी के फलस्वरूप 5 लोग मारे गए हैं, 2 गिरफ्तार हुए हैं।
कितनी बड़ी सफलता पुलिस के लिए ये है खूंटी बहुत जिले बड़ी की? सफलता है पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। खास करके चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के आलोक में ये बड़ा अभियान था हमारा और सक्सेसफुल हम लोग हुए हैं। तो निश्चित रूप से इलाके के सुख शांति के लिए ये बहुत बड़ा अभियान था और बहुत फ़ायदा हुआ इससे। क्या क्या रिकवर हुआ है सर? बड़ी संख्या में सामान हम लोगों ने रिकवर किया है, जिसमें 2 AK-47 हैं, 2 315 के राइफल हैं, एक 9mm का पिस्टल है, 3 कट्टे हैं, भारी मात्रा में गोलियां हैं, कंबल हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टॉर्चेस हैं और बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं और पुलिस को काफ़ी सफलता बड़ी मिली है। और फिलहाल अभी जो है सर्च ऑपरेशन जंगलों में चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जंगल में फिर से पूरे जंगल को खाक छान के एक एक चीज़ की करीबी से सर्च किया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि और बड़ी सफलता हाथ लगने की। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह। और इधर बांका में सुइया बाजार से हार्डकोर नक्सली सुमित यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसबी सीआरपीएफ के सहयोग से जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। सुमित के बारे में बताया जा रहा है कि सुइया बाजार में दिन में ताबड़तोड़ फायरिंग और 4 वाहनों में आग लगाने के आरोप हैं। तब से सुमित सहयोगी के साथ फरार चल रहा था।